हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रहा था। आज की क्लास में हम एडजस्टमेंट्स करना सीखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कुछ एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती है वो हम करना सीखेंगे, और ये एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा मेन है, बहुत ही ज़्यादा मेन। एग्जाम्पल से समझो। पहले हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स कोई भी हो सकती है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी हो सकती है। जो फिक्स एसेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती है, बहुत ध्यान ध्यान से समझने वाला टॉपिक है ये बेटा। तो एक कंपनी है, एक्स कंपनी, उसने मशीन परचेज किया, और मशीन परचेज किया सपोज 1 अप्रैल 2015 को, और ये परचेज किया है सपोज 1 लाख रुपीज में। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीज पता है क्या है? मशीन की कॉस्ट है, मतलब जितने पैसे में मशीन को खरीदा गया है। और मैं बताऊं, ये कोई एक मशीन नहीं है, मान लो कि ये 4-5 मशीनें मिला के हैं 1 लाख रुपीज की। ठीक है, और इस मशीन को कंपनी ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी ने जब यूज करना स्टार्ट किया तो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, और आप जानते हो डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 15-16 का लगा सपोज 10,000 रुपीज। तो मशीन की बुक वैल्यू कितनी बच गई? आप बुक वैल्यू को नेट वैल्यू भी कहा जाता है, बुक वैल्यू बोल दो या नेट वैल्यू बोल दो। कितनी बची? 1 लाख में से 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो 90,000 बची। फिर अगले साल मशीन को फिर से यूज करना स्टार्ट किया, और अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, यानी कि 16-17 का। सपोज ये भी 10,000 रुपीज ही है, और अब कितनी वैल्यू बची मशीन की 2 साल के बाद? 80,000 रुपीज, यानी कि बुक वैल्यू अब 80,000 रह गई। अगले साल मशीन को फिर से यूज किया, फिर से डेप्रिसिएशन लगा 17-18 का, से फिर से 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन है। तो अब बुक वैल्यू कितनी बच गई? 70,000 रुपीज। समझ रहे हो? यहाँ पे बेटा हमें पता है समझना क्या है, हमें समझना है एक एक टर्म होती है कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। कॉस्ट कितनी है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली? 10,000 रुपीज। मतलब हमें समझना क्या है इस एग्जाम्पल से? कॉस्ट ऑफ मशीन या कोई भी फिक्स एसेट्स, हमने मशीन का एग्जाम्पल लिया है, कितनी है? 1 लाख रुपीज। एक दूसरा टर्म जो हमें समझना है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ मशीन, ये तो हर साल चेंज होती जा रही है ना, 90,000, फिर 80,000, फिर 70,000। बुक वैल्यू हर साल चेंज होती रहती है। एक होता है टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है। कितना है टोटल डेप्रिसिएशन बताओ? पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 10,000, तीसरे साल का भी 10,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली? 30,000 है ना, 3 साल तक लगाया है। 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, यानी कि टोटल हो गया 30,000। ये हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन बोल दो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दो, बात एक ही है। अच्छा, एक होता है वर्ड करंट ईयर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन का मतलब केवल एक साल के डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। तो अगर मैं करंट ईयर डेप्रिसिएशन की बात करूं तो 2015-16 में कितना था? 10,000 रुपीज। 2016-17 में कितना था? अगेन 10,000 रुपीज। फिर 2017-18 में कितना था? अगेन 10,000। जरूरी नहीं कि हर बार सेम होगा, कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपको नहीं सोचना कुछ भी होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा।
इतनी बात समझ में आई है? आप इसे नोट कर लीजिए। फ्रेश पेज निकालना है, बिल्कुल फ्रेश पेज, और उस फ्रेश पेज पे लिखो आप फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकती है। सपोज मैंने मशीन ले लिया, मशीन अकाउंट, व्हेन accumulated depreciation given, ठीक है। तो बेटा अगर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर मशीन अकाउंट कैसे ड्रॉ किया जाएगा, बहुत ध्यान ध्यान से समझना है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और नोट करना भी बंद करेंगे, समझते जाना है अभी जो मैं समझा रहा हूँ। अब जानते हो कि मशीन हमारा एसेट्स है, और एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट में आता है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में, ठीक है ना, बेसिक रूल्स। और एसेट्स अकाउंट का सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ नीचे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हो सकता है करंट ईयर में हमने कुछ मशीन्स खरीदी हो, परचेज की हो, तो अगर करंट ईयर में मशीन्स खरीदी है तो मशीन्स तो इंक्रीज हो जाएगी, तो खरीदेंगे मशीन को तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, और पेमेंट तो बैंकिंग सिस्टम से होता है, तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो परचेज ऑफ मशीन। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि करंट ईयर में कुछ मशीन्स हमने सेल की हो, सेल करेंगे तो मशीन कम होगी, और मशीन कम होगी तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, तो आप लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल ऑफ मशीन। अच्छा, जो मशीन हमने बेची है उसको मान लो कि हमने 4-5 साल यूज करने के बाद बेचा था, तो 4-5 साल तक जब हमने यूज किया तो उन 4-5 सालों का टोटल डेप्रिसिएशन तो कुछ लगा होगा ना, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा जाता है। वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे लिखा जाएगा, आप लिख दोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये किसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ध्यान रखना बेटा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप लिखोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड आउट मशीन, यानी कि जो मशीन बेची है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मशीन को बेचने पे हो सकता है हमें लॉस हुआ हो, तो अगर हमें लॉस हुआ है तो उसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। हाँ, अगर मशीन को सेल करने पे हमें प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट से एसेट्स बढ़ते हैं तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। क्लियर? इस तरीके से हमारा मशीन अकाउंट बन जाएगा। और एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम मशीन अकाउंट बनाएंगे, अच्छा जब भी हम मशीन अकाउंट बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, तो एक अकाउंट और बनेगा मशीन अकाउंट के साथ साथ, जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब चाहो तो इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जा सकता है, और ये एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, तो इसलिए इसका नेचर लायबिलिटीज के जैसा होता है, यानी कि इंक्रीज क्रेडिट साइड में और डिक्रीज डेबिट साइड में। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिख लोगे इसका क्रेडिट साइड पे, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कोर्स डेबिट साइड पे आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो हमने करंट ईयर में चार्ज किया वो यहाँ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। अच्छा, जो मशीन हमने बेच दी उस मशीन के ऊपर भी कुछ डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, तो जो मशीन हमने बेच दी उसका जो डेप्रिसिएशन था वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आप डेबिट साइड पे लिख दोगे टू मशीन अकाउंट करके। कौन सा अमाउंट है ये,
accumulated depreciation on sold out machine। ये सारा फॉर्मेट आप 11th क्लास में पहले कर भी चुके हो, लेकिन क्योंकि 11th क्लास में बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा याद नहीं होगा, तो इसलिए हमने ये फॉर्मेट सारा दोबारा से बना लिया है। अब इस फॉर्मेट को ध्यान ध्यान से नोट कर लो, और कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ। इसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, वो है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकती है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट, मतलब जो मशीन हमने बेच दी उसकी कॉस्ट कितनी थी। इसमें से फिर आप माइनस कर दोगे उस मशीन का जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, और कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद क्या आ जाता है आप जानते हो, बुक वैल्यू यहां पे आ जाएगी। फिर आप लिखोगे सेल कितने में किया हमने मशीन को, फिर बुक वैल्यू और सेल को कंपेयर करोगे, और यहां पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस जो भी हुआ है वो आ जाएगा। अगर सेल ज्यादा में किया हमने बुक वैल्यू से तो प्रॉफिट है, और अगर सेल वैल्यू कम है बुक वैल्यू से तो फिर लॉस है। आप ये फॉर्मेट नोट कर लो, फिर इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं, वो और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मेट नोट कर लो और फ्रेश पेज पे करना है। अब नए नया पेज निकाल लो, मतलब इस पेज पे कुछ नहीं लिखना, ये आपका फॉर्मेट हो गया। पेज पलट दो, और जगह बची है तो बचने तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश पेज पे नोट करना शुरू करो। एक एग्जांपल हमें गिवन है 2021 एंड 2020 मशीन की वैल्यू गिवन है। सपोज लास्ट ईयर था मशीन 1,00,000 का, और करंट में मशीन है 2,50,000 रुपीज़ की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। लास्ट ईयर था से 30,000 रुपीज़ का, एंड करंट ईयर में है कितना लूँ मैं, 40,000 रुपीज़ का। और फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लो, फ्रेश बेस पे नोट करना है। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹60,000 accumulated depreciation 14,000 was sold for rupees 5,000। और आगे वो कह रहा है कि ड्रॉ मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट ड्रॉ करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही मेरी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और ये सॉल्यूशन मैं तो इसी फॉर्मेट में अमाउंट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसी फॉर्मेट पे नहीं लिखना, फ्रेश फॉर्मेट बनाना है, वहां पे लिखना है, राइट। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमें दिया हुआ है मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 रुपीज। दिया है ना बैलेंस 1,00,000 रुपीज एंड 2,50,000।
तो आप मशीन अकाउंट में लिख दोगे ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 रुपीज़। ठीक है ना। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग कितना है 30,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रुपीज़। तो बैलेंस लिख दीजिए ओपनिंग 30,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रुपीज़। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट 60,000 थी और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा था 14,000, हमने सेल कर दी, तो इसे कहाँ रखेंगे हम? मशीन की कॉस्ट जो हमने बेची है, यहाँ पे ना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कॉस्ट कितनी थी जी मशीन की 60,000 रुपीज़ और इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 14,000, यहाँ पे आता है। तो अगर 60,000 रुपीज़ कॉस्ट थी और 14,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो बुक वैल्यू कितनी बची थी? फिर माइनस कर दो 46,000 रुपीज़। और 46,000 की जो मशीन थी बुक वैल्यू, वो हमने 5,000 रुपीज़ में सोल्ड करी है। देखो 5,000 रुपीज़ में सोल्ड करी है ना। तो अगर हम 46,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन 5,000 रुपीज़ में सेल कर देंगे, तो बताओ हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा? कम पैसे में बेच रहे हैं ना। 46 की चीज़ अगर 5,000 में बेच दें तो 41,000 रुपीज़ हमें कम मिले हैं, तो ये क्या है हमारा? लॉस। लॉस हो गया, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, लॉस आया है। ठीक है। अच्छा, ये वाले अमाउंट इस अकाउंट में भी कहीं आएंगे क्या? देखो जितने में सेल किया मशीन अकाउंट में आता है। कितने में सेल किया हमने? 5,000 रुपीज़ में। तो यहाँ मैंने लिखा 5,000 रुपीज़। 14,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ आता है बेटा, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 14,000। और ये वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी तो आता है ना डेप्रिसिएशन अकाउंट में। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 14,000 रुपीज़। अच्छा, मशीन को बेचने पे लॉस हुआ हमें 41,000, लॉस भी आता है इधर मशीन अकाउंट में 41,000 रुपीज़। बस, और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया हमने। ठीक है। जो जो अमाउंट जहाँ जहाँ पे आते थे हमने लिख लिए। अब इनको क्लोज करना स्टार्ट करो। देखो एक बात तो क्लियर है, अगर मशीन को बेचने पे हमें लॉस हुआ है 41 का, तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको तो लिखना भी नहीं है आपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है कुछ, तो जो डिफरेंस बचा वो क्या है? मशीन जो हमने परचेज किया, ठीक है ना। कितना डिफरेंस बचा जरा कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे बैलेंस बच गया 2,10,000 रुपीज़, मतलब 2,10,000 रुपीज़ की मशीन हमने परचेज किया करंट ईयर में। ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड पे कुछ अमाउंट बच रहा है, कितना आया देखो, यहाँ पे आ गया 24,000 रुपीज़। तो बेटा ये जो बैलेंस बच रहा है 24,000 रुपीज़, ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन है। और ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन पता है कहाँ आता है? आप जानते हो ना, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड होता है। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो आया 41,000 रुपीज़, इसका भी क्या करते हैं हम? इसे भी एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड करते हैं इस 41,000 को। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत इसमें निशिता?
चलिए बेटा आगे कर रहे हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 31 नोट कर लीजिए ध्यान ध्यान से। ये बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आपको फॉर्मेट याद ही है इसका। स्टार्टिंग करते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। इसमें फिर एडजस्टमेंट्स किया जाता है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। ये एडजस्टमेंट्स होने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आता है उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें फिर हम क्या करते थे? ऐड करते थे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और इसका रिवर्स माइनस कर देते थे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये सब करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आता था उसे हम किस नाम से जानते थे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से फिर माइनस किया जाता था इनकम टैक्स पेड। और ये माइनस होने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आता था उसे हम किस नाम से जानते थे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही करते थे ना। अच्छा, और एक वर्किंग भी बनाते थे हम, आपको याद ही होगा, जिसमें हम कैलकुलेट करते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैसे करते थे हम? क्लोजिंग सरप्लस लेते थे, कितना दिया हुआ है? 35,000 रुपीज। इसमें से माइनस करते थे ओपनिंग सरप्लस 30,000 रुपीज दिया हुआ है, तो ये हो गया 5,000 रुपीज। बाकी रिजर्व्स डिविडेंड वो सब तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो बस यही क्या आ गया हमारे पास? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसे हम यहाँ स्टार्टिंग में लिखते थे, ठीक है ना। इसके बाद हमें दिया हुआ है, अच्छा रुको रुको रुको, जनरल रिजर्व भी तो है। ओहो, इसमें जनरल रिजर्व भी ऐड करना था, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। रिजर्व में कितना है ट्रांसफर हुआ है? रिजर्व 10,000 से 15,000 हो गया। 10 से 15 हुआ मतलब 5,000 ट्रांसफर हुआ है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया 10,000। ये क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इसे ही हम यहाँ लिखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसमें एक एडजस्टमेंट भी दी हुई है नीचे लास्ट में। एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000 हैविंग बुक वैल्यू, ऐसे करके दिया हुआ है ना। प्लांट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो हमें ना प्लांट अकाउंट बनाना पड़ेगा।
और प्लांट अकाउंट बनाना है तो उसके साथ कुछ वर्किंग भी करनी पड़ती है, आप जानते हो। तो एक और वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। कैसे किया जाएगा देखो, इसमें आपको प्लांट अकाउंट बनाना है और इसके साथ उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। तो देखो बेटा, एडजस्टमेंट भी कह रहा है प्लांट जिसकी कॉस्ट 20,000 थी। कॉस्ट 20,000 मतलब यहाँ पे आता है वो, तो है ना वर्किंग में। कॉस्ट 20,000 दी है, इसमें से हम माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आता है बुक वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में देखो बुक वैल्यू दी है हमें, बुक वैल्यू 14,000 दी हुई है। तो आप बता सकते हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा इसके ऊपर। अगर 20,000 की कॉस्ट थी और बुक वैल्यू 14,000 बची, तो कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा इसके ऊपर? 6,000 रुपीज, तभी तो 14,000 बचेगा ना। समझ गए बेटा? क्लियर है? और ये हमने सेल कर दिया 18,000 में। अब बताओ, 14,000 की बुक वैल्यू वाली चीज हमने 18,000 में सेल करी, ज्यादा पैसे में सेल करी है। कितने पैसे ज्यादा मिले हमें? 4,000 रुपीज। तो ज्यादा पैसे अगर हमें मिल रहे हैं तो ये प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। और इनको फिर अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000, वो आपको पता है यहाँ पे आता है बेटा भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। अच्छा, सेल कितने में किया उसको हमने, वो भी यहाँ पे आता है। कितने में सेल किया? 18,000 रुपीज में। और प्रॉफिट कितना हुआ था हमें देखो, 4,000 रुपीज का प्रॉफिट है। प्रॉफिट डेबिट साइड पे आता है। हाँ बेटा, प्रॉफिट डेबिट साइड पे आता है। और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आता है। इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लो। कितना दिया है प्लांट का बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट का बैलेंस दिया हुआ है ना, 30 एंड 35। ओपनिंग 30, क्लोजिंग 35। और सोल्ड आउट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000। क्या प्लांट का भी दिया हुआ डेप्रिसिएशन देखो, प्लांट का बेटा कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। तो देखो, क्वेश्चन ने बताया था प्लांट जिसकी कॉस्ट 20,000 थी उसको हमने बेचा है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ओपनिंग में बस 20,000 का ही प्लांट था जिसको कि हमने बेच दिया, क्लोजिंग में कुछ बचा ही नहीं फिर इसका मतलब। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर लो। यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गई 11,000 रुपीज। ये क्या होता है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन।
अच्छा, अब ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन यहाँ पे आता है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश वाले में आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ लिख दो डेप्रिसिएशन कितना है 11,000 रुपीज। प्लांट को बेचने में प्रॉफिट हुआ है 4,000। प्रॉफिट क्या करते हैं हम, माइनस, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में देखो अगला नाम क्या लिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 5,000 थे, अभी 3,000 बचे हैं, मतलब कम हो गए 2,000। लायबिलिटीज कम हुई तो पैसे तो गए। उसके बाद दिया हुआ है गुडविल, लास्ट ईयर 20 थी, अभी 10,000 बची है, यानी कि 10,000 कम हो गई, तो वो हमने राइट ऑफ किया, गुडविल राइट ऑफ। और फिर ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए हमारे 5,000 रुपीज। रिसीवेबल कम होने का मतलब पैसे आए हैं हमारे पास। बस, और तो क्वेश्चन के अंदर कुछ बचा नहीं है, खत्म। इसे क्लोज कर लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया, 10, 20, 30, 27,000। कैश जनरेटेड 30,000। इनकम टैक्स पेड 0 है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया हमारा 30,000 रुपीज। बेटा आप इतना सब कुछ नोट कर लो।